Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी क्लास 11 ज्योग्राफी की किताब फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी के चैप्टर 12 वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज का एक गहरा विश्लेषण करेंगे। जी, और ये चैप्टर यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो हमारा इरादा सिर्फ एक समरी देना नहीं है, बल्कि कोर कॉन्सेप्ट्स को समझना है थीमेटिक तरीके से, और ये भी देखेंगे कि यूपीएससी कैसे सवाल पूछता है इन टॉपिक्स पर। हाँ बिल्कुल, मतलब फोकस रहेगा कंसेप्चुअल क्लैरिटी और फैक्चुअल प्रिसिजन पर, ताकि तैयारी एकदम सॉलिड हो। तो हम कॉपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन और क्लाइमेट चेंज के जो जरूरी पहलू हैं उनको पीवाईक्यूज के कॉन्टेक्स्ट में रखकर देखेंगे। एग्जैक्टली। शुरू करें? हाँ, तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि भाई हमें ये क्लाइमेट क्लासिफिकेशन की जरूरत ही क्यों पड़ती है? अच्छा सवाल है। देखिए, दुनिया भर की जलवायु में इतनी ज्यादा विविधता है ना? तो उसे सिस्टमैटिकली समझने के लिए, तुलना करने के लिए एक फ्रेमवर्क तो चाहिए। हाँ, वरना तो सब खिचड़ी बन जाएगा। सही बात है। तो कई अप्रोचेस हैं इसके लिए। एम्पिरिकल मतलब अनुभवजन्य, जो देखे गए डेटा पर आधारित हो, फिर जेनेटिक जो उत्पत्ति पर आधारित हो, और अप्लाइड मतलब व्यावहारिक उपयोग के लिए। और एनसीईआरटी में कोपन की एम्पिरिकल स्कीम पर ज्यादा जोर है। जी हाँ, व्लादिमीर कोपन की स्कीम। ये टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के देखे गए मतलब ऑब्जर्व्ड डेटा पर बेस्ड है, और यूपीएससी के लिए ये सबसे रेलेवेंट है क्योंकि ये मेजरेबल पैरामीटर्स पर है। अच्छा, तो कोपन ने क्या किया? कैसे बांटा दुनिया की जलवायु को? उन्होंने मोटे तौर पर 5 मुख्य क्लाइमेटिक ग्रुप्स बनाए, जिन्हें कैपिटल लेटर से दिखाया गया, ए, बी, सी, डी और ई। बाद में एच ग्रुप यानी हाईलैंड क्लाइमेट्स को भी जोड़ा गया। ओके, तो ए, बी, सी, डी, ई और एच। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। ग्रुप ए से शुरू करते हैं, ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट्स। जी, ये आमतौर पर कर्क रेखा और मकर रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच मिलते हैं। मतलब इक्वेटर के आसपास वाला इलाका। हाँ, यहाँ सूरज की किरणें साल भर लगभग सीधी पड़ती हैं, और ITZ यानी इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का भी काफी प्रभाव रहता है। तो नतीजा? मौसम गर्म और नम। बिल्कुल, हॉट एंड ह्यूमिड। और खास बात ये कि यहाँ एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर मतलब साल भर में तापमान का उतार चढ़ाव कम होता है, पर एनुअल रेनफॉल वो काफी ज्यादा होती है। अच्छा, इसके भी प्रकार हैं क्या? हाँ, इसके 3 मुख्य प्रकार हैं। पहला AF यानी ट्रॉपिकल वेट। ये एकदम इक्वेटर के पास होता है। यहाँ कोई सूखा मौसम नहीं होता, साल भर बारिश। जैसे अमेज़न बेसिन? बिल्कुल। दूसरा है AM यानी ट्रॉपिकल मॉनसून। ये भारतीय उपमहाद्वीप, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, इन इलाकों में मिलता है। बारिश बहुत होती है, लेकिन एक छोटा सूखा मौसम भी होता है, हमारे मॉनसून जैसा। हाँ, वही। और तीसरा है AW यानी ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई। इसे सवाना क्लाइमेट भी कहते हैं। ये AF और AM के उत्तर और दक्षिण में पाया जाता है। अच्छा, तो AW में बारिश AF और AM से कम होती होगी और सूखा मौसम लंबा? एकदम सही। इसीलिए यहाँ पर्णपाती वन मतलब डिसिडुअस फॉरेस्ट या फिर दूर दूर पेड़ों वाले घास के मैदान ज्यादा मिलते हैं। तो क्या यही वजह है कि सवाना में पेड़ कम और घास ज्यादा होती है? पानी की कमी। बिल्कुल। और यहीं पे 2013 प्रीलिम्स का एक सवाल Q22 सीधे जुड़ता है। पूछा गया था कि घास के मैदानों में पेड़ घास की जगह क्यों नहीं ले पाते? हाँ, याद है मुझे ये सवाल। तो उसके ऑप्शंस में से एक सही जवाब था सी, वाटर लिमिट्स एंड फायर। AW क्लाइमेट का जो लंबा सूखा मौसम है वो पेड़ों की ग्रोथ को रोकता है, और आग भी जो अक्सर सूखे मौसम में लगती है वो घास के मैदानों को बनाए रखने में मदद करती है। अच्छा, तो ये क्लाइमेट और वेजिटेशन का सीधा लिंक हो गया। इंटरेस्टिंग। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे क्लाइमेट वनस्पति को कंट्रोल करता है। चलिए अब ग्रुप ए से आगे बढ़ते हैं। ग्रुप बी, ड्राई क्लाइमेट्स। नाम से ही लग रहा है सूखा। हाँ, यहाँ प्रेसिपिटेशन यानी वर्षा बहुत कम होती है, इतनी कम कि पौधों की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती, बल्कि इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन से जो पानी उड़ता है वो भी बारिश से ज्यादा होता है। ये काहे मिलते हैं ज्यादातर?
ये दुनिया के काफी बड़े हिस्से में फैले हैं, करीब 15 डिग्री से 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड्स तक। अब इसमें 2 तरह के इलाके हैं। अच्छा। हाँ, कम अक्षांशों पर, मतलब 15 डिग्री से 30 डिग्री के बीच, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स STHPs के क्षेत्र में मिलते हैं। जहां हवा नीचे उतरती है, एग्जैक्टली। जहां हवा नीचे उतरती है सबसलिन्स, तो बादल नहीं बनते और बारिश नहीं होती। और साथ ही महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर, जहां ठंडी समुद्री धाराएं मतलब कोल्ड ओशन करंट्स बहती हैं, वहां भी ये पाए जाते हैं। ठंडी धाराएं कैसे रेगिस्तान बनाती हैं? वो हवा को स्टेबल कर देती हैं। ठंडी हवा में नमी धारण करने की क्षमता कम होती है और वो ऊपर उठकर बादल नहीं बना पाती। समझ गया। और मध्य अक्षांशों में, मतलब Yes. मिड लैटिट्यूड्स 35 to 60 डिग्री में? वहां ये महाद्वीपों के बिल्कुल अंदरूनी हिस्सों में मिलते हैं, जहां समुद्र की नमी पहुंच ही नहीं पाती, या फिर पहाड़ों के वृष्टि छाया क्षेत्र यानी रेन शैडो एरिया में। अच्छा, तो ग्रुप बी को भी आगे बांटा गया है। हाँ, वर्षा की मात्रा के आधार पर स्टेप BS ये अर्ध शुष्क यानी सेमी एरिड होते हैं, और डेजर्ट BW ये शुष्क यानी एरिड होते हैं। और तापमान के आधार पर? तापमान के आधार पे भी सब टाइप्स हैं। H मतलब हॉट, जहां औसत सालाना तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो, और K मतलब कोल्ड, जहां औसत सालाना तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से कम हो। तो BWH, BWK, BSH, BSK ऐसे कॉम्बिनेशंस बनते होंगे? जी बिल्कुल। जैसे सहारा एक BWH डेजर्ट है, जबकि गोबी एक BWK डेजर्ट है। यहीं पर UPSC मेंस 2013 का एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल Q21 सीधे सीधे जोड़ता है। हाँ, वो वाला कि उत्तरी गोलार्ध में प्रमुख गर्म मरुस्थल 20 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच और महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर क्यों स्थित हैं? हाँ, बिल्कुल। ये इसका एनालिसिस करें तो मुख्य कारण क्या निकल के आते हैं? देखिए, इसमें 3 मुख्य फैक्टर्स काम करते हैं। पहला, जैसा हमने अभी बात की, इन लैटिट्यूड्स पर STHPs का दबदबा। हवा नीचे उतरती है, गर्म होती है, शुष्क होती है, बारिश रोकती है। ठीक है, एक कारण ही हो गया। दूसरा, ट्रेड विंड्स का प्रभाव। ये हवाएं महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर तो नमी ला सकती हैं, लेकिन पश्चिमी किनारों तक पहुंचते पहुंचते या तो वो तट से दूर जाने लगती हैं ऑफशोर, या फिर शुष्क हो जाती हैं। अच्छा, मतलब पश्चिमी किनारों पर वो बारिश नहीं करती? बिल्कुल। और तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है पश्चिमी तटों पर बहने वाली ठंडी समुद्री धाराएं, कोल्ड ओशन करंट्स। जैसे कौन सी? जैसे अफ्रीका के पास कैनरीज करंट, या दक्षिण अमेरिका के पास पेरुवियन या हम्बोल्ट करंट। ये ठंडी धाराएं हवा को ठंडा करके उसकी नमी धारण करने की क्षमता कम कर देती हैं और वायुमंडल में स्थिरता लाती हैं। नतीजा, रेगिस्तानी परिस्थितियां। तो सहारा, एटाकामा, नामीब, कालाहारी, ये सब इसी पैटर्न के उदाहरण हैं। एकदम सही। ये पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्रिस्टल क्लियर हो गया। और कोल्ड करंट्स का ये रोल तो प्रीलिम्स के लिए भी एक की फैक्ट है। हाँ बिल्कुल। और इसी से जुड़े कुछ और प्रीलिम्स पॉइंट्स भी हैं। 2013 प्रीलिम्स Q94 में रेगिस्तानी पौधों के एडेप्टेशंस पूछे गए थे, जैसे कठोर या मोमी पत्तियां, छोटी पत्तियां, कांटे। हाँ, पानी बचाने के तरीके। एग्जैक्टली, जो बी टाइप क्लाइमेट में जिंदा रहने के लिए जरूरी है। और 2013 प्रीलिम्स Q65 में एक क्षेत्र का वर्णन था, चरम जलवायु, बहुत कम बारिश, घुमंतू चरवाहे। हाँ, वो सेंट्रल एशियन स्टेप BS के क्लाइमेट की तरफ इशारा कर रहा था। बिल्कुल। तो देखिए कैसे ये कॉन्सेप्ट्स आपस में जुड़े हैं। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, आजकल क्लाइमेट चेंज की इतनी बात होती है, क्या क्लाइमेट चेंज इन पारंपरिक रेगिस्तानी पैटर्न्स को प्रभावित कर रहा है? क्या मरुस्थलीकरण मतलब डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है? हाँ, ये एक बहुत गंभीर चिंता का विषय है। क्लाइमेट चेंज से हवा के पैटर्न और बारिश के तरीके बदल सकते हैं। तो इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि मौजूदा रेगिस्तान फैल सकते हैं या नए इलाके भी शुष्क हो सकते हैं। तापमान बढ़ने से वाष्पीकरण मतलब इवेपोरेशन रेट्स भी बढ़ते हैं, जिससे पानी की कमी और ज्यादा गंभीर हो जाती है। तो हाँ, डेजर्टिफिकेशन निश्चित रूप से एक बढ़ती हुई वैश्विक चुनौती है। ये वाकई चिंताजनक है। चलिए अब ग्रुप C और D क्लाइमेट्स को समझते हैं। ग्रुप C हैं वार्म टेम्परेट, जिन्हें मिड लैटिट्यूड क्लाइमेट्स भी कहते हैं। जी, ये 30 डिग्री से 50 डिग्री लैटिट्यूड के बीच मिलते हैं, खास तौर पर महाद्वीपों के पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर। यहाँ गर्मियां गर्म होती हैं और सर्दियां हल्की मतलब माइल्ड होती हैं। इसके मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? इसमें पहला है CFA यानी ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जैसे दक्षिण पूर्वी USA या पूर्वी चाइना में।
यहाँ कोई सूखा मौसम नहीं होता और गर्मियाँ काफी गर्म होती हैं। ठीक है। फिर है CS यानी मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। इसकी सबसे खास बात है सूखी और गर्म गर्मी, ड्राई हॉट समर ओके। और हल्की गीली सर्दी, माइल्ड वेट विंटर। अरे हाँ, ये तो बड़ा यूनिक है, गर्मी में सूखा। बिल्कुल, ये भूमध्य सागर के आसपास के इलाकों, कैलिफोर्निया, सेंट्रल चिली, केप टाउन एरिया, दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। और प्रीलिम्स पॉइंटर, ये हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी, खासकर खट्टे फल, जैतून, अंगूर के लिए बहुत मशहूर है। अच्छा, तीसरा कौन सा है? तीसरा है CFB यानी मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट। ओके। जैसे पश्चिमी यूरोप या नॉर्थ अमेरिका का पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट। ओके। यहाँ बारिश साल भर होती है और सर्दियाँ गर्मियाँ दोनों ही हल्की रहती हैं, ज्यादा एक्सट्रीम नहीं होता मौसम। ओके, तो ये हो गया ग्रुप सी। अब ग्रुप डी, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट्स, ये कहाँ मिलते हैं? ये आपको सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मिलेंगे, 40 डिग्री से 70 डिग्री लैटिट्यूड्स के बीच। ओके। बड़े महाद्वीपीय इलाकों में जैसे यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका। सदर्न हेमिस्फीयर में क्यों नहीं? क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में इन लैटिट्यूड्स पर इतने बड़े लैंड मासेस हैं ही नहीं। इनकी पहचान है बहुत ठंडी सर्दियां और तापमान में साल भर का बड़ा अंतर, मतलब लार्ज एनुअल टेम्परेचर रेंज। इसके भी प्रकार हैं? हाँ, मुख्य रूप से 2 हैं। DF ह्यूमिड विंटर, जहां सर्दियों में भी ठीक ठाक प्रेसिपिटेशन होती है, अक्सर बर्फ के रूप में, और DW ड्राई विंटर। ड्राई विंटर, ये कहाँ होता है? DW क्लाइमेट खासतौर पर उत्तर पूर्वी एशिया में मिलता है। वहां सर्दियों में महाद्वीप के ऊपर एक बहुत शक्तिशाली हाई प्रेशर सिस्टम बन जाता है। अच्छा। हाँ, और उसकी वजह से हवाएं बाहर की तरफ चलती हैं, बिल्कुल मॉनसून के उलट। इससे सर्दियां बहुत ज्यादा ठंडी और एकदम सूखी होती हैं। बाप रे, बहुत कठोर सर्दियां होती होंगी वहां। जी हाँ। अब सबसे ठंडे क्लाइमेट्स पर आते हैं, ग्रुप E यानी पोलर क्लाइमेट्स। ये 70 डिग्री लैटिट्यूड से ध्रुवों की तरफ मिलते हैं। यहाँ तो बस बर्फ ही बर्फ होगी। ज्यादातर। इसके 2 प्रकार हैं। पहला ET यानी टंड्रा क्लाइमेट। यहाँ परमाफ्रॉस्ट होती है। परमाफ्रॉस्ट मतलब परमानेंटली फ्रोजन सबसॉइल, जमीन के नीचे की मिट्टी जो हमेशा जमी रहती है। यहाँ सिर्फ छोटे नीचे उगने वाले पौधे जैसे काई, मॉसेस, लाइकेन और कुछ फूल वाले पौधे ही उग पाते हैं, पेड़ नहीं होते। और दूसरा प्रकार? दूसरा है ईफा यानी आइस कैप क्लाइमेट। ये ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के अंदरूनी हिस्सों में है। यहाँ तापमान गर्मियों में भी फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे ही रहता है और प्रेसिपिटेशन भी बहुत ही कम, मतलब टेक्निकली ये ठंडे रेगिस्तान है। अच्छा, बर्फ है पर बारिश या हिमपात बहुत कम। अब आखिरी ग्रुप H हाईलैंड क्लाइमेट्स, इनकी क्या खासियत है? इनकी खासियत ये है कि ये किसी लैटिट्यूड बेल्ट से बंधे नहीं हैं। ये टोपोग्राफी यानी ऊंचाई एल्टीट्यूड से कंट्रोल होते हैं। ऊंचे पहाड़ों में आप थोड़ी सी दूरी तय करें तो भी क्लाइमेट में बड़े बदलाव दिखते हैं। जैसे हिमालय में? बिल्कुल, इसे वर्टिकल जोनेशन कहते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, तापमान गिरता है, प्रेसिपिटेशन बदलती है, तो वनस्पति भी बदलती जाती है। यहाँ ऊंचाई ही मुख्य नियंत्रक कारक है। समझ गया। तो ये था कॉपन क्लासिफिकेशन का एक काफी डिटेल्ड ओवरव्यू। अब चैप्टर के दूसरे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन। क्या ये कोई नई चीज है या पृथ्वी की जलवायु हमेशा से बदलती रही है? देखिए, पृथ्वी की जलवायु कभी स्थिर नहीं रही, वो हमेशा बदलती रही है। हमारे पास जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स हैं, जैसे आइस कोर से, समुद्र के तलछटों से, जो दिखाते हैं कि पृथ्वी पर हिम युग और गर्म युग के चक्र चलते रहे हैं। अच्छा, मतलब ये नेचुरल साइकिल्स हैं? हाँ, काफी हद तक। और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स भी हैं, जैसे यूरोप में लिटिल आइस एज का दौर था, लगभग 1550 से 1850 तक, जब तापमान औसत से कम था। भारत में भी ऐसे प्रमाण हैं? जी हाँ, जैसे राजस्थान में लगभग 8000 साल ईसा पूर्व के आसपास आर्द्र और ठंडा मौसम था। हड़प्पा सभ्यता 3700 BC के समय भी शायद बारिश आज से ज्यादा होती थी, लेकिन बाद में वो इलाका शुष्क हो गया। तो बदलाव तो होते रहे हैं। तो फिर आज जो क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है उसमें अलग क्या है? इसके कारण क्या हैं? नेचुरल हैं या ह्यूमन इंड्यूस्ड? कारण दोनों तरह के हो सकते हैं। नेचुरल कॉजेज में आते हैं एस्ट्रोनॉमिकल फैक्टर्स, जैसे सूरज की ऊर्जा में बदलाव या मिलानकोविच साइकिल्स, पृथ्वी के ऑर्बिट, उसके झुकाव में जो लाखों सालों में बदलाव आते हैं। और टेरेस्ट्रियल फैक्टर्स भी हैं, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, प्लेट टेक्टोनिक्स।
लेकिन आज की चिंता का मुख्य कारण तो मानवीय गतिविधियां हैं, है ना, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं। बिल्कुल। आज जिस क्लाइमेट चेंज की सबसे ज्यादा चर्चा है वो एंथ्रोपोजेनिक है, यानी मानवीय कारणों से हो रहा है। और इसका मुख्य कारण है वातावरण में ग्रीन हाउस गैसेस GHGs की बढ़ती मात्रा। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या चीज है? क्या ये बुरी चीज है? कार्बन डाइऑक्साइड जो सूरज से आने वाली शॉर्ट वेव रेडिएशन को तो आने देती है, लेकिन पृथ्वी से जो गर्मी लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में वापस जाती है उसे एब्जॉर्ब करके रोक लेती हैं। अच्छा, कंबल की तरह। हाँ, एक तरह से। इससे पृथ्वी गर्म रहती है, जीवन के लायक। इसके बिना पृथ्वी बहुत ज्यादा ठंडी होती। समस्या तब शुरू हुई जब मानवीय गतिविधियों, खासकर औद्योगिक क्रांति के बाद, ने इन ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा हवा में बहुत ज्यादा बढ़ा दी। तो ये कंबल मोटा हो गया? बिल्कुल सही समझे। इससे जरूरत से ज्यादा गर्मी रुकने लगी और पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ने लगा। इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये मुख्य ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं और कहाँ से आ रही हैं? सबसे मुख्य है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ये सबसे ज्यादा जीवाश्म ईंधन मतलब फॉसिल फ्यूल्स, कोयला, तेल, गैस जलाने से निकलती है, बिजली बनाने में, गाड़ियों में, इंडस्ट्री में। और जंगलों की कटाई से भी। हाँ, डिफॉरेस्टेशन भी बड़ा कारण है, क्योंकि पेड़ CO2 सोखते हैं। जब जंगल कटते हैं तो वो सोखने की क्षमता कम हो जाती है। वैसे फॉरेस्ट और ओशंस CO2 के नेचुरल सिंक्स कहलाते हैं। CO2 के अलावा? मीथेन है जो खेती जैसे धान के खेत, पशुपालन, कोयला गैस निकालने और कचरे से निकलती है। नाइट्रस ऑक्साइड है जो खादों के इस्तेमाल और औद्योगिक प्रक्रियाओं से आती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs थे जो पहले फ्रिज, AC, स्प्रे कैन में इस्तेमाल होते थे, लेकिन अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत इन्हें काफी हद तक कम कर दिया गया है, क्योंकि ये ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते थे। और ट्रोपोस्फियर में बनने वाली ओजोन O3 भी एक GHG है। यहाँ पर 2013 प्रीलिम्स का एक सवाल Q30 याद आ रहा है। एसिड रेन पर पूछा था कि ये किसके प्रदूषण से होती है? हाँ, उसका जवाब था नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, NOx एंड SO2। हालांकि NOx और SO2 सीधे तौर पर ग्लोबल वार्मिंग करने वाली मुख्य GHGs नहीं है, पर ये भी जीवाश्म ईंधन जलाने से निकलती हैं और दिखाती हैं कि हमारी गतिविधियों के कितने सारे पर्यावरणीय प्रभाव है। एसिड रेन एक अलग समस्या है, पर स्रोत काफी हद तक कॉमन है। सही बात है। तो इस ग्लोबल वार्मिंग के संभावित प्रभाव क्या हो सकते हैं? प्रभाव काफी गंभीर हो सकते हैं और दिख भी रहे हैं। सबसे बड़ा खतरा है समुद्र तल का बढ़ना, यानी सी लेवल राइज। ग्लेशियर और आइस शीट पिघलने से समुद्र का पानी बढ़ रहा है, जिससे तटीय शहर और द्वीप डूब सकते हैं। और मौसम पर असर? हाँ, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे भीषण गर्मी की लहर, हीट वेव्स, बहुत भारी बारिश, सूखा पड़ना, ज्यादा तीव्र तूफान, इनकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ सकती है। खेती पर, पानी के स्रोतों पर, पूरे इकोसिस्टम्स पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इसे रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास हुए हैं? इसमें सबसे महत्वपूर्ण था क्योटो प्रोटोकॉल, जो 1997 में अपनाया गया और 2005 में लागू हुआ। इसने औद्योगिक देशों के लिए GHG उत्सर्जन कम करने के कानूनी तौर पर बाध्यकारी लक्ष्य तय किए थे। लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल की भी सीमाएं थीं। हाँ, उसमें सभी देश शामिल नहीं थे, खासकर विकासशील देश। उसके बाद आया पेरिस एग्रीमेंट 2015, जो ज्यादा व्यापक है। इसमें लगभग दुनिया के सभी देश शामिल हैं और सबका लक्ष्य है वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस से काफी नीचे रखना और कोशिश करना कि ये 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही सीमित रहे। पर इसमें लक्ष्य कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है ना? हाँ, देशों को अपने लक्ष्य नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस NDCs खुद तय करने होते हैं और उन्हें हासिल करने के लिए काम करना होता है। ये एक ज्यादा फ्लेक्सिबल अप्रोच है। बट चेंज आज कितनी बड़ी चुनौती बन चुका है। NCERT का ये चैप्टर इन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स की बहुत अच्छी नींव रखता है। बिल्कुल, और UPSC के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये भौगोलिक प्रक्रियाएं कैसे काम करती हैं और इनका हमारे जीवन और पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है। चलो, अब मुख्य बातें रीकैप कर लेते हैं। प्रीलिम्स के लिए क्या जरूरी है? प्रीलिम्स टेक अवे। सबसे पहले तो की टर्म्स बिल्कुल याद रखने हैं। कॉपेन कोड्स AF, AM, AW, BSH, BWH, BSK, BWK, CS, CFB, CFA, DF, DW, ET, EF, H। फिर ITCZ, STHP, कोल्ड करंट्स, नाम याद रखें, कैनरीज, पेरूवियन, हम्बोल्ट।
ट्रेड विंड्स, परमाफ्रॉस्ट, ग्रीन हाउस गैसेज, CO2, CH4, N2O, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, अंतर्राष्ट्रीय समझौते जैसे क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, कॉन्सेप्ट्स जैसे डेजर्टिफिकेशन, वर्टिकल जोनेशन। हाँ, और लोकेशंस भी मुख्य रेगिस्तान, सहारा, अटकामा, गोबी, मॉनसून क्षेत्र, मेडिटेरेनियन क्षेत्र, टंड्रा रीजन। और PYQ से जुड़े कॉन्सेप्ट्स जैसे घास के मैदानों में पानी की कमी, Q22, रेगिस्तानी पौधों के अडेप्टेशंस, Q94, स्टेप के घुमंतू चरवाहे, Q65, और एसिड रेन के प्रदूषक, Q30। बिल्कुल। अब मेन्स टेक अवे, यहां एनालिटिकल पॉइंट समझने हैं। पहला, क्लाइमेट क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों है और कोपन का आधार क्या है, एम्पेरिकल TNP। दूसरा, दुनिया की जलवायु वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, समुद्र से दूरी, ओशन करंट्स, हवाएं आदि। तीसरा, गर्म रेगिस्तानों के बनने के मुख्य कारण, STHP, ट्रेड विंड्स, कोल्ड करंट्स। मेन्स Q21 का पूरा एनालिसिस। चौथा, क्लाइमेट चेंज, इसके कारण, प्राकृतिक बनाम मानवीय, GHGs का रोल और स्रोत, इसके प्रभाव, सी लेवल राइज, एक्सट्रीम वेदर etc. और इसे रोकने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, क्योटो, पेरिस। और हाँ, क्लाइमेट चेंज और डेजर्टिफिकेशन के बीच का लिंकेज भी महत्वपूर्ण है। बहुत बढ़िया। तो ये थे इस चैप्टर के मुख्य बिंदु। जाते जाते आज के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ, हम अतीत के जलवायु परिवर्तनों से, जैसे हिमयुग और गर्म युग के चक्रों से या लिटिल आइस एज जैसे ऐतिहासिक दौर से क्या सबक सीख सकते हैं? क्या वो सबक हमें आज के ग्लोबल वार्मिंग संकट से निपटने में कोई मदद कर सकते हैं? सोचने वाली बात है, इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ सिंप्लीफाइड UPSC बाय PPP पर। धन्यवाद। धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.